हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि हमारा लेसन 1 आपका चल रहा था फिजिक्स का, तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, तो 2024-25 की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। गॉस की प्रमेय क्या है वो भी इंपॉर्टेंट था। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की प्राप्ति, जो कि आज का टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आने वाली 2 वीडियो के जो टॉपिक हैं वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहां से आपको, यानी कि इन 4 वीडियो में से एक पहले निकल चुकी है, एक ये, और आने वाली 2 वीडियो, वहां से डेफिनेटली 100% आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। आज हमारा टॉपिक क्या है? गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की प्राप्ति। तो भाई, गॉस के नियम से हम कूलाम के नियम को प्राप्त करेंगे, तो उससे पहले तो ये जान लेते हैं कि गॉस का नियम क्या होता है और कूलाम का नियम क्या होता क्या है, तभी तो सीख पाएंगे इन चीजों को। भाई, गॉस ने क्या बताई थी कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इस बंद पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो इस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाइ ई बराबर Q/ε0। ये होता है गॉस का नियम, ठीक है। कूलाम ने क्या बताई थी? कूलाम ने बताई थी यदि 2 आवेश हैं, जैसे कि Q1 है यहां पर रखा हुआ है और एक आवेश यहां पर Q2 रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी r है, तो यदि 2 आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है। अर्थात इन्होंने बताया था कि भाई दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। यानी 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल Q1 Q2/r² होता है। यदि मैं मान के चलूं कि यहां पर आवेश Q1 ना होता, Q होता, और यहां पर मान लीजिए Q2 ना होता तो Q0 होता, तब क्या होता? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आवेश तो वही है। ये Q आवेश है तो इसको Q लिख देंगे, इसको Q0 लिख देंगे। आने वाले जो हम डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे ऐसी ही कंडीशन बनेगी कि Q इंटू Q0। बात तो वही है कि भाई दोनों आवेशों का गुणनफल आ गया, यहाँ पर दोनों आवेशों का क्या आ गया? गुणनफल, और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती आ गया, यानी कि यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब भी कभी भी यहां पर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देगी तो समझ जाना यह कूलाम का नियम है। बात समझ में आई? बस ये कूलाम का नियम होता है। बाकी डिटेल्स हमने पहले बता रखी है, अब वो चीज तो सिखाएंगे नहीं, सीधे डेरिवेशन पर आते हैं। अब डेरिवेशन को सीखेंगे बहुत ही प्यार से, लवली तरीके से, ठीक है। बस, और एक चीज और, एक फॉर्मूला और लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला F/Q0 होता है, या F/Q या Q0। और यहां से वैद्युत बल का जो फॉर्मूला निकालूंगा तो Q इंटू ई ऐसे आ जाएगा, यानी Q0 इंटू ई, इस तरह से। तो ये 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इस डेरिवेशन में, जो कि आपको मैंने बता दिए। अब डेरिवेशन करते हैं, बहुत ही मजा आएगा, सबसे सिंपल और सरल भाषा में कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पेपर में इस तरह से बनेगा आज की वीडियो से, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को प्राप्त करो, या गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त करो, या कहेगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करो। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, आपको भ्रमित करेगा अलग अलग भाषाएं देकर, लेकिन घबराना नहीं है। आपको ऐसे हेडिंग डालनी है पहले कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की प्राप्ति, ऐसे हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग डालने के बाद थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, जो कि मैंने लिख दी है, और एक चित्र बनाना पड़ेगा। आप चित्र से थ्योरी और थ्योरी से चित्र आप बना सकते हो, तो इसलिए पहले चित्र बनाना सिखाऊंगा, फिर थ्योरी देखिएगा। यहां पर ये थ्योरी लिखी हुई है, देखिए एक एक लाइन से चित्र बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये कह रहा है कि माना हमारे पास एक +Q कूलाम आवेश है, माना हमारे पास एक +Q कूलाम आवेश है, तो हमारे पास ये रहा भाई, ये +Q कूलाम आवेश है जो बिंदु O पर रखा है। तो हमने मान लिया ये +Q कूलाम इस वाले बिंदु O पर रखा हुआ है, यहां पर ये +Q कूलाम आवेश इस बिंदु O पर रखा है।
रखा है। बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। यानी कि हम इसको केंद्र मानकर R त्रिज्या का, यानी कि इस तरह से हमने एक पृष्ठ खींच दिया केंद्र मानकर R त्रिज्या का। तो ये वाली जो त्रिज्या है ये यहां की कितनी है, R त्रिज्या का हमने क्या खींच दिया, एक गॉसियन पृष्ठ। तो इसको नाम दे दीजिए, ये नाम क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलम आवेश है जो बिंदु O पर रखा है। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। माना गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। यानी कि हम मान ले रहे हैं कि यहां पर एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। ये वाला क्या है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA वेक्टर। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA वेक्टर। ओके, तब अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जब हमने ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, इस छोटे से क्षेत्रफल का हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छोटे से क्षेत्र, यानी छोटे से इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स। यहां पे लिख देंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर का प्लस ये कितना होगा, d phi e। इस तरह से लिखूंगा इसको। देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स को मैं phi e से प्रदर्शित करता हूं, लेकिन यहां पर d क्यों लगाया, d लगाने से मतलब ये क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। क्या हो गया, सूक्ष्म। d लगाने से ये सूक्ष्म हो गया, यानी सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स हो गया। सूक्ष्म क्यों, क्योंकि आपको पता है कि छोटा सा क्षेत्रफल है, तो छोटे से क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये बहुत बड़ी चुंबक है तो ये ज्यादा लोहा आकर्षित करेगी, और एक छोटी सी चुंबक का टुकड़ा लूंगा तो छोटे से लोहे के बुरादे को ही आकर्षित कर पाएगी। आप सोचोगे छोटे से चुंबक से पूरे पाकिस्तान के लोहे को अपने घर ले आओ, तो ऐसा कदापि पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी चुंबक की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब ये छोटी सी चुंबक है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को हम, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो हमको उसको D लगा देंगे उसके आगे। ठीक उसी प्रकार से छोटा सा क्षेत्र है, छोटे से क्षेत्र का छोटा सा चुंबकीय फ्लक्स होगा, या छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा, सॉरी, ठीक है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल का छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा, वो d phi e होगा। तो d phi e बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो यहां पर E कहां से निकलेगा भाई, ये वैद्युत, यानी कि ये विद्युत आवेश है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैद्युत क्षेत्र होगा ही होगा भाई। ये वैद्युत आवेश है और आवेश के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो उसी वैद्युत क्षेत्र को मैं E मान ले रहा हूं, ये E वेक्टर है, फिर डॉट लगाऊंगा और यहाँ पर ये छोटा सा क्षेत्रफल लूंगा, यहाँ पर A वेक्टर नहीं dA वेक्टर लिया जाएगा। और आपको पता है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इस फॉर्मूले को मैं खोलूंगा, E फिर ये dA यानी A वेक्टर B वेक्टर फिर cos थीटा। ये cos थीटा क्या है, इस E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच कोण। dA वेक्टर मतलब क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश कैसे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये ऐसे करके एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का मुंह किधर है, यानी कि इसका तल किधर है, इधर। तो ये तल है, तो यही इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो ऐसे ही यहां पर देखिएगा, पहली बार इस आवेश के कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होगा, उसकी दिशा इधर होगी, यानी कि इधर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और यहां पर जो ये जो पृष्ठ हमने लिया है, क्योंकि ये गोला है, कल्पना करो गोला, मेरी खोपड़ी है,
खोपड़ी के ऊपर में ऐसे थोड़ा सा क्षेत्र लूं, काट दूं उसे, तो उसका मुंह किधर होगा, ऊपर की ओर। ऐसे यहाँ पर जो क्षेत्र है उसका जो मुंह है, यहाँ पर जो क्षेत्र है उसका मुंह भी इधर ही होगा, यानी कि डी ए वेक्टर है तो इसका मुंह भी इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा तल ऐसे समझ लो, ये वाला तल ऐसे रखा हुआ है तो इसका मुंह किधर है, इधर ऐसे, और यहां से जो वैद्युत क्षेत्र निकला उसकी भी दिशा इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा एक समान है। दिशा कैसी है, एक समान है। दिशा दोनों की दिशा किधर है, इधर ही है। तो दोनों की दिशा एक समान है तो इनके बीच में कोण कितना, 0 डिग्री। क्यों भाई, कोई इधर देख रहा है कोई ऊपर की ओर देख रहा है तो इनके बीच में कोण 90 डिग्री। जब दोनों ही इधर देख रहे हैं तो दोनों के बीच में कोण कितना, 0 डिग्री। तो जब ये है तो तब क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अतः cos 0 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर cos थीटा है, थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये d फाई e बराबर कितना हो जाएगा, अतः d फाई e बराबर हो जाएगा e इंटू डी ए, इतना हो जाएगा। इतना आ गया, आया कि नहीं आया, क्योंकि cos थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, 1। cos थीटा की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 1। ठीक है, ओके। इसको कुछ समीकरण मत मानो, चलो इतना ही रहने दो, ठीक है। अभी ये छोटे से क्षेत्रफल है, यानी कि इस ये छोटा सा क्षेत्रफल जो यहाँ पे है इसकी बात कह रहा हूं। इसी तरीके से मैं मान के चलूं, कल्पना करो कि ये पूरा का पूरा गोलीय पृष्ठ है, तो ये ऐसे ही इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल होंगे। सभी क्षेत्रफल होंगे तो इन सभी का, इसका कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। तो हम अलग अलग क्यों निकालें, हम इस पूरे ही गोलीय पृष्ठ का ना निकाल लें। तो फिर इसीलिए मैं कहूंगा संपूर्ण, यहां पर लिख दूंगा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा, ये छोटे से क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स को हमने डी फाई ई से प्रदर्शित किया था। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा हूं, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को तो मैं फाई ई से प्रदर्शित करूंगा। भाई डी का मतलब सूक्ष्म, क्योंकि ये छोटा सा था तो सूक्ष्म लगाया, अब फाई ई लगा दिया क्योंकि संपूर्ण की बात चल रही है। तो ई इंटू डी ए, यानी कि ये छोटा सा क्षेत्रफल था, अब ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो पूरे क्षेत्रफल के लिए मैं इस तरह से लगा दूंगा डी ए, यानी कि ये समाकलन का चिन्ह क्या होता है, लिमिट को दर्शाता है। और इस गोल का मतलब क्या कर दिया मैंने, इस तरह से लिया है। तो ये समाकलन होता है, समाकलन इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा क्लोज जो सर्किल है, ये क्लोज एरिया है, ये बंद पृष्ठ है इस पूरे का। इसके आगे जो भी चीज लगाऊंगा, यहाँ पे पूरा है तो पूरे का आयतन, यदि यहाँ पे मैं ए लगा दूंगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डी ए लग रहा है, तो यानी इस पूरे संपूर्ण का क्षेत्रफल। और संपूर्ण यानी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। गोले का यानी पृष्ठ, यानी पूरे का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहां से कितना हो जाएगा, इस तरह से मैं निकाल दे रहा हूं इसको ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा, तब मैं यहां से निकालूंगा तो ये फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू इसकी जो पूरी वैल्यू है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे का यानी गोले का क्षेत्रफल आ गया, यानी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पूरा क्षेत्रफल निकल आया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। यहां से यदि मैं यहां से ई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, इसको एक समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपने यहां पर हमने क्या बताई थी,
हमने क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यानी कि हेडिंग देखो, गॉस की प्रमेय से, यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय का यूज करना है। तो यहां पे लिखेंगे अब हम वी नो दैट, ये पूरा लिख देना, हम जानते हैं कि, वी नो दैट यानी कि इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि, इतना तो आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय, इससे पहली वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, यही थी गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। फाई का मान यहां से लिख देंगे समीकरण एक से फाई का मान रखने पर, तो यहां से फाई का मान कितना है, ई इंटू 4 आर स्क्वेयर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहां से यदि ई का मान निकालूं तो क्यू अपॉन 4 आर स्क्वेयर एप्सिलॉन जीरो इतना हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके लिखोगे तो ई बराबर 1 अपॉन, देखिए 4 एप्सिलॉन जीरो, इन दोनों को और इसको एक साथ लिख दो, 4 एप्सिलॉन जीरो इस तरह से, इंटू क्यू अपॉन और ये आर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा इस तरह से। आया कि नहीं आया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलाम, इतना आ गया। आया कि नहीं आया, हमने क्या बताई थी, क्वेश्चन में कभी कभी कहेगा कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के, गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करो, तो ये हो गया, बस यहां तक हो गया, ठीक है। हमें तो कूलाम का नियम प्राप्त करना है भाई, और कूलाम के नियम के लिए 2 आवेश होने चाहिए। कूलाम का नियम तभी लगेगा जब 2 आवेश हैं, तो यहां पर 2 आवेश लेकर आएंगे तो हम क्या मानेंगे, माना, यहां से नई लाइन से लिखोगे, आगे यहां से लिखोगे नई लाइन से, माना यहां पर कोई भी बिंदु मान लीजिए, बिंदु P मान लो, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लाने पर हम यहां पर कोई एक धन परीक्षण टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं। यहां पर इन टेस्ट चार्ज का मतलब जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, यहां पर कोई एक ऐसा धन परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर एक परीक्षण आवेश लेकर आएंगे, तो यहां पर मान लीजिए मैं एक परीक्षण आवेश Q0 ले आया। जैसे मैं यहां पर Q0 लेकर आऊंगा तो ये क्या करेगा, ध्यान से समझना जरा, ये आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में आएगा, क्योंकि इस आवेश का यहां तक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वाला आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में आएगा, तो यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र अनुभव करेगा। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इस आवेश पर कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा, E बराबर F अपॉन Q0, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई। अब यदि मैं यहां से F का मान निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E, इस तरह से हो जाएगा। यहां से F का मान निकालूं तो Q इंटू E, ये तो सूत्र भी है वैसे भी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, F अपॉन Q0, ठीक है, समझिएगा। तो हमें यही F निकालना था, तो F बराबर, ठीक है, F बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, या ऐसे लिखिएगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखो ध्यान से, इस Q की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो F बराबर हो जाएगा E इंटू Q0, कितना आ जाएगा भाई, Q0 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब F का हम क्या करेंगे, बात समझ में आई। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी फॉर्मूला होता है, E बराबर F अपॉन Q0, Q0 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो आ जाएगा, ठीक है। अब E का मान यहां से रख देंगे, E का मान कितना है, 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर Q0 ये वाला आ जाएगा, ये वाला Q0 ऊपर आ जाएगा, ये वाला Q0 यहां पर आ जाएगा। क्या यही कूलाम का नियम था, यही न्यूटन आ जाएगा, यही, यानी कि जब 2 आवेश हैं तो कूलाम का नियम क्या कहता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही तो कूलाम का नियम था। शुरुआत में मैंने सिखाया था कि यदि Q और Q0 है तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो था, यही आ गया। यहीं पर लिख देंगे, नई लाइन से लिख देंगे, यही कूलाम का नियम। बस हो गई कूलाम के नियम की प्राप्ति। बस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर चीज आपको बहुत ही साधारण, सिंपल और वेरी सिंपल, सबसे सरल भाषा में मैंने आपको कराई है। जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स का कोर्स वहीं पर कराया जा रहा है। ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए।